नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 15 आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने अनुच्छेद 12, 13 और 14 देखा है। अनुच्छेद 15 को हम विस्तार से बताएंगे। इसमें 6 उपखंड हैं। मूल संविधान में 3 उपखंड थे, बाद में 3 उपखंड और जोड़े गए, यानी अनुच्छेद 15 में कुल 6 उपखंड हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आरक्षण की शुरुआत इसी अनुच्छेद से होती है। तो पूरा आरक्षण का इतिहास आप यहीं से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 15 आरक्षण की शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 15 इसमें लिखा है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी साधारण अर्थों में कहा जाए तो यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी के भी साथ, नागरिकों के किसी भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी किसी को भी ऊंचा नहीं समझेगा, किसी को नीचा नहीं समझेगा, है ना, सबको बराबर समझेगा धर्म के आधार पर। अब बात करें तो ये केवल नागरिकों के लिए है। कुछ अनुच्छेद या कुछ अधिकार नागरिक और व्यक्ति दोनों के लिए हैं, यानी कोई विदेशी भी यहाँ आया है तो उसके लिए भी है। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, 18 ये विदेशियों के लिए भी है। लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल और केवल नागरिकों के लिए है। तो जो आज 15 पढ़ रहे हैं ये केवल किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अनुच्छेद 15 के 6 उपखंड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पाँचवा और छठवां। इन 6 को जब हम पढ़ लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। अब यहाँ पे जो पहला, दूसरा और तीसरा है इसको आप ऐसे कह सकते हैं, क ख ग भी पढ़ सकते हैं या ABCD भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी मर्जी। हमने 1, 2, 3 लिखा है। तो अनुच्छेद 15 के 6 उपखंड में जो शुरुआत के 3 उपखंड हैं, इन्हें जब संविधान लागू हुआ था तभी से ये लागू हैं, यानी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो जो अनुच्छेद 15 था उसके 3 उपखंड शुरुआत के थे, वो आज भी हैं। बाकी के 3 उपखंड बाद में समय समय के अनुसार जोड़े गए, तो वर्तमान में 6 उपखंड। पहला क्या कहता है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद राज्य नहीं करेगा। जो अनुच्छेद 14 था उसी का एक तरह से कह सकते हैं कि और विस्तृत रूप अनुच्छेद 15 है। इसमें साफ साफ कहता है कि कोई भी राज्य, कोई भी सरकार अपने नागरिकों के बीच न धर्म के आधार पर भेदभाव करेगी, न वंश के आधार पर, न जात, न लिंग, लिंग मतलब महिला पुरुष, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, और न ही जन्म के स्थान पे कि उसका जन्म उत्तर प्रदेश में हो गया है, उसका जन्म बिहार में हो गया है, उसका जन्म कहाँ हो गया है, किससे कोई मतलब नहीं है। भारत के किसी भी कोने में उसका जन्म हुआ हो वह नागरिक है और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब अगर सरकारी दुकान है, सरकारी होटल है, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है, सरकारी कुआं है, तालाब है, तो उसमें किसी को भी नहीं रोका जाएगा। चाहे वह वर्ण व्यवस्था के आधार पे भले लोगों द्वारा वर्ण बनाया गया हो, उसे संविधान मानता नहीं, भले वर्ण बनाया गया हो, लेकिन उसे कोई मना नहीं कर सकता वहाँ स्नान करने से, जाने से, है ना। या कोई इस आधार पे नहीं मना कर सकता कि वो मुस्लिम है या वो हिंदू है या वह जैन है ना, वह अनुसूचित जाति है या वह महिला है। तो इसके किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये लिखी गई है जो एक स्टेप और आगे कह सकते हैं, बड़ी बात है। वो क्या है कि यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों को विभेद करने से रोकता है। मतलब अनुच्छेद 16 का पहला उपखंड क्या कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच किसी भी जगह भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी सार्वजनिक जगह पे। दूसरा क्या कहता है कि राज्य भी नहीं करेगा और व्यक्ति भी नहीं करेगा। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक होटल खोला है जो कि सड़क के किनारे है या ऐसी जगह है जहाँ से उसको लाभ कमाना है, सार्वजनिक होटल इसी को कहते हैं ना, लोग आएंगे, खाना खाएंगे, पैसा देंगे, तो वह होटल व्यक्ति का भले है, लेकिन वह किसी को भी इस आधार पे आने से मना नहीं कर सकता कि वह किस धर्म का है, जाति का है, लिंग का है, जन्मस्थान का है। मतलब अगर किसी हिंदू होटल है, उसमें कोई मुस्लिम, सिख, जैन कोई भी आता है, तो वह होटल का मालिक ये नहीं कह सकता कि आप इस धर्म के हैं इसलिए आप हमारे यहाँ खाना मत खाइए। नहीं मना कर सकता।
अगर उसने तालाब बनवाया है वो भी सार्वजनिक तालाब है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत का मतलब जैसे मान लीजिए उसका घर है, उसने अपने घर के अंदर कुआं खुदवाया, तालाब खुदवाया, तो उसका व्यक्तिगत है, वो निजी, उससे कोई वो लाभ नहीं ले रहा है ना। तो उसके लिए वो उसकी मर्जी, किसी को आने दे या नहीं आने दे। लेकिन उसने कोई भी काम किया है जो सार्वजनिक है, भले उसकी संपत्ति लगी है, जैसे उसने स्कूल खोला है तो वो सार्वजनिक है, भले उसकी संपत्ति लगी है, उससे वो लाभ कमा रहा है, यश कमा रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, जैसे पेट्रोल टंकी खोला है, तो ऐसी जगहों पे वो नहीं मना कर सकता किसी को भी इस आधार पे कि आप फला जाति के हैं, फला धर्म के हैं, फला जगह जन्म हुआ था, इसलिए हम आपको सेवा नहीं देंगे। तो ये जो दो हैं, पहला और दूसरा, ये नागरिकों के क्या हैं? अधिकार हैं। ये क्या है? नागरिकों के अधिकार। फिर जो 16 का तीसरा उपखंड है जिसमें लिखा है राज्य चाहे तो बालकों और स्त्रियों के लिए विशेष उपाय कर सकता है, वो इसी का अपवाद कह सकते हैं। इसमें शक्ति दी गई है, संविधान ने शक्ति दिया है राज्य को, सरकार को, कि हे सरकार, आपको अगर लगता है कि आपके यहाँ स्त्री कमज़ोर है, बालक कमज़ोर हैं, मतलब उनके उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए, एक्स्ट्रा तो आप कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। ये नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे लिंग कहा गया है ना कि लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आप लिंग के आधार पे स्त्रियों के लिए, जैसे आप उनको प्रसूति अवकाश देते हैं, महिला आयोग की स्थापना करते हैं, बच्चों के उत्थान के लिए स्कूल खोलते हैं, है ना, अस्पताल खोलते हैं, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि आप भेदभाव कर रहे हैं लिंग के स्थान पे, आप पुरुषों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये भेदभाव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो सामान्य से नीचे हैं, पिछड़ी हुई हैं, इसलिए उनके उत्थान के लिए आप ये काम कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। यही 3 बात अनुच्छेद 15 के तीनों उपखंड में लिखी गई थी, और ये लिखी रही। कब तक लिखी रही? ये लिखी रही शुरुआत के कुछ ही महीनों तक। उसके बाद इसमें कुछ और जोड़ा गया। हुआ क्या? देखिए, प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, कानून मंत्री हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोई भी जब कानून बनता है, कुछ भी होता है, कोई भी योजना बनती है, तो जब वो धरातल पर उतरती है तब एक्चुअल जानकारी होती है कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। अगर अच्छाइयां हैं तो उसको एप्रिशिएट किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है वैसे ही, और कमियां हैं तो फिर उसमें सुधार किया जाता है। कमियां कहाँ हुई? जैसे ही संविधान लागू हुआ, ये तीनों उपखंड भी लागू हुए, तत्काल एक बात सामने आ गई। क्या आ गई? तो जो यहाँ लिखा है उसको हम अभी आराम से आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आप समझिए कि जो चौथा उपखंड जोड़ा गया, यह जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में। संविधान जैसे लागू हुआ उसके तुरंत बाद 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन हुआ, और उस संशोधन के माध्यम से ये चौथी बात जोड़ दी गई। इसमें क्या जोड़ी गई कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों तथा अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे सकता है। आरक्षण दे सकता है। लेकिन हुआ क्यों, कैसे हुआ? अब थोड़ा हम इसका इतिहास देखते हैं। देखिए, चंपकम द्वाराजन का मामला है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। हुआ क्या था, एक राज्य है मद्रास, जिसे आज हम लोग तमिलनाडु बोलते हैं, पहले इसका नाम था मद्रास। मद्रास सरकार ने 1947-48 में एक आदेश पारित किया था। इस आदेश को बोलते हैं कम्युनल गो का मतलब, गो का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर यानी सामुदायिक सरकारी आदेश। मद्रास सरकार ने अपने यहाँ के नागरिकों के लिए, संविधान जब बन रहा था उसी समय एक आदेश लागू किया था। वो आदेश ये था कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थान में, सभी शिक्षण संस्थान, यहाँ तक कि चाहे वो IIT हो, चाहे वो IIM हो, मेडिकल यानी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, वहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा जाति के आधार पे, जाति और धर्म के आधार पे। और कैसा आरक्षण दिया जाएगा? उसने कहा था कि जो ब्राह्मण हैं,
ब्राह्मण उनको 16% आरक्षण दिया जाएगा, जो मुस्लिम हैं उनको भी 16% आरक्षण दिया जाएगा, ब्राह्मण मुस्लिम, जो ईसाई हैं उनको भी 16% आरक्षण दिया जाएगा, और जो एससी हैं अनुसूचित जाति, एसटी के लिए नहीं कहा गया था, एससी अनुसूचित जाति के लिए 8% दिया जाएगा, और जो गैर ब्राह्मण हैं, गैर ब्राह्मण या इनमें से जो नहीं आते उनको 44% दिया जाएगा। जोड़िए 100 हो गया क्या, 6 6 12 6 18 8 26 4 30 4 1 5 1 6 1 7 3 10 100 हो गया। तो ये आरक्षण दिया जाएगा। ये कम्युनल को मद्रास की सरकार ने लागू किया था अपने यहाँ, और संविधान 2 साल के बाद 26 जनवरी को जैसे ही लागू हो गया तो हुआ क्या कि अभी तो उसके यहाँ आदेश ये लागू हुई था। संविधान क्या कह रहा है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन एक तरह से धर्म और जाति के आधार पे यहाँ पे आरक्षण लागू है। एडमिशन में, नौकरी में नहीं, एडमिशन में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो। वहाँ पे एक महिला थी, बालिका, स्टूडेंट, छात्रा, पढ़ी लिखी, उसका नाम था चंपकम द्वाई-राजन। हुआ क्या कि उसने एमबीबीएस में दाखिला लेना चाहा, एमबीबीएस में, और उसका दाखिला नहीं हो सका क्योंकि जो उसकी सीट थी, ये ब्राह्मण महिला थी, जो सीट थी 16% वो ऑलरेडी भरी जा चुकी थी। इनकी मेरिट इन 16% के बाहर थी। भाई 16% देना है, अब ऊपर से ब्राह्मण लड़कों और लड़कियों को छांट लिया गया और इनमें इनका स्थान अब नहीं आया, यानी अब इनका दाखिला नहीं होगा। तो इनका दाखिला मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सका, जबकि मुस्लिम, ईसाई, एससी इनके लोगों को मतलब इसमें दाखिला इनकी मतलब इनके सीटों में हो रहा था और नंबर इनका इनसे कम था। तो चंपकम द्वाई-राजन का नंबर इन लोगों से ज़्यादा था, लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी कैटेगरी में सीट भरी जा चुकी थी। अब दूसरे कैटेगरी में हो नहीं सकता है, गैर ब्राह्मण में भी नहीं हो सकता है। तो चंपकम द्वाई-राजन को ये कह करके मना कर दिया गया कि आप मेरिट से बाहर हैं ब्राह्मण में। चंपकम द्वाई-राजन ने कहा कि संविधान में तो लिखा है अनुच्छेद 15 का 1 में कि राज्य जो है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आप तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं, ये गलत है। वो तुरंत चली गई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट में गुहार लगाती हैं कि हुजूर देखिए हमारे संविधान में लिखा है कि राज्य धर्म, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, और यहाँ की सरकार तो भेदभाव कर रही है, आरक्षण लागू की हुई है धर्म के, जाति के आधार पे। तो हाई कोर्ट ने देखा कि हाँ आप सही कह रही हैं, ये तो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मौलिक अधिकार में लिखा है ना अनुच्छेद 15 का 1 में भेदभाव नहीं करेगी सरकार, यहाँ तो भेदभाव कर रही है सरकार। तो हाई कोर्ट ने चंपकम द्वाई-राजन के लिए निर्णय दे दिया, यानी चंपकम द्वाई-राजन को विजित कर दिया और मद्रास सरकार को हरा दिया। यानी मद्रास सरकार और चंपकम द्वाई-राजन का मामला हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया चंपकम द्वाई-राजन के पक्ष में कि आप सही कह रही हैं, धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सरकार का ये जो कम्युनल को आदेश है वो गलत है, सरकार इसे वापस ले, और पूरी की पूरी मेरिट प्रक्रिया मेरिट के आधार पे हो, मतलब जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो मेरिट के आधार पे हो, उसमें जाति धर्म ना देखा जाए, ऊपर से छांटा जाए जितनी सीटें हैं सब। अब सरकार हार गई, तो सरकार क्या करती है, यानी मद्रास सरकार तुरंत चली जाती है सुप्रीम कोर्ट चंपकम द्वाई-राजन के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है कि सरकार, हम जो ये आरक्षण दे रहे हैं वो दरअसल अपने संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार दे रहे हैं। 46 क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। नीति निर्देशक तत्व है जिसमें लिखा गया है कि सरकार चाहे तो अपने यहाँ के पिछड़े लोगों के लिए कुछ व्यवस्था कर सकती है ना, निर्देश है। तो सरकार, हुजूर हम जो संविधान में लिखा है उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में तो मौलिक अधिकार में लिखा है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, आप तो भेदभाव कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम द्वाई-राजन को यहाँ भी विजित कर दिया, यानी हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो सही था, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास सरकार का जो कम्युनल गो है वो गलत है, ये संविधान के खिलाफ, इसलिए संविधान के खिलाफ है क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15(1) में लिखा है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। भले लिखा है 46 में कि सरकार कुछ प्रबंध कर सकती है, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्व है,
वो लागू नहीं कराया जा सकता, ज़बरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता कानून कोर्ट में जा कर के, जबकि मौलिक अधिकार लागू कराया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नीति निर्देशक तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात सरकार का ये फैसला गलत है। चंपकम द्वाराजन केस जीत जाती है। हालांकि उनका एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि तब तक पूरा सत्र खत्म हो गया था, सीट भरी जा चुकी थी, नहीं हो सका। लेकिन बहुत बड़ी टेंशन बढ़ गई पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि वो ये चाहते थे कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको कुछ सहयोग किया जाए, तभी तो वो मुख्य धारा में आ सकेंगे। अगर पूरी मेरिट के आधार पे होगा तो जो इतने हजारों साल से दास्ता के शिकार रहे हैं, एक तरह के सोची समझी साजिश के तहत उनको रोका गया है शिक्षण संस्थानों में पहुंचने से पहले, वो उनकी जड़ें इतनी कमज़ोर हो गई हैं, इतनी मानसिकता उनकी कमज़ोर हो गई है, आर्थिक रूप से, सामाजिक स्तर, हर स्तर से वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो कभी भी ब्राह्मणों या यूँ कहें कि उच्च जाति के बच्चों के बराबर आ ही नहीं पाएंगे, कभी फाइट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उनकी दशा बहुत ख़राब है। तो उनके उत्थान के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और उन्होंने जो भारत के संविधान को स्वतंत्र, भारत का संविधान बना है और भारत को आज़ादी मिली है, तो आज़ादी का सपना महिलाओं का क्या है कि हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, एससी को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, जो पिछड़े लोग हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब तो ये हमारे ही द्वारा बनाया गया संविधान इनके विकास में बाधा बन रहा है। बड़ी टेंशन हो गई। विचार किया गया और कहा गया तुरंत बदला जाए, संविधान में ही बदलाव किया जाए। मौलिक अधिकारों का सहारा लिया जा रहा है ना, तो मौलिक अधिकार में ही ये बात लिख दी जाए कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ पिछड़े वर्ग एससी और एसटी को आरक्षण दे सकता है प्रवेश में। इसीलिए तुरंत संविधान में 18 जून 1951 को संशोधन किया गया। कई कारण और चीज़ें हुई थी संशोधन में, उसमें एक ये भी काम था कि तुरंत लिखा गया अनुच्छेद 15 का चौथे उपखंड में, 3 उपखंड था, चौथा उपखंड और जोड़ा गया और लिखा गया, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों तथा अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ओबीसी की बात नहीं हो रही है, ओबीसी तो परिभाषित ही नहीं हुआ था। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ने का मतलब कि जिनको उच्च जातियों के समान नहीं माना जाता, भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उनके साथ बैठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, वो सामाजिक स्तर से पीछे माने गए। तो वो जातियाँ और जो शिक्षा में पीछे हैं वो, और साथ साथ जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं, यानी 3 तरह के लोगों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। ये सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट नहीं। जो प्राइवेट व्यक्ति खोले हैं शिक्षण संस्थान अपने पैसा का, उसमें आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन जो राज्य चला रहा है उसमें दिया जा सकता है, ऐसा लिख दिया गया 51 में। तो अब तो चंपकम द्वाराजन का वैसे भी एडमिशन नहीं हो पाया था क्योंकि सत्र बीत गया था, और अब तो संविधान में ही लिख दिया गया, मूल संविधान में। अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे, कोई क्या करे, है ना, सरकार ने ही संविधान में लिखवा दिया, यानी अब ये मौलिक अधिकार ही हो गया, एक तरह से सबसे बड़ा अधिकार हो गया। और अब धूमधाम से चलने लगा 1951 से, और ये कब तक चला, 2005 तक। 54 वर्ष बीत गया। 54 वर्ष तक हमारे यहाँ 2005 तक अनुच्छेद 15 में 4 उपखंड थे, यानी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। तो 54 साल बीतने पर देखा गया, समीक्षा की गई कि अभी भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो पिछड़े ही हैं, महिलाओं का उत्थान नहीं हो पाया है। तो उसका रीज़न क्या है कि उनको जो बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान हैं उनको कोई वो अवसर ही नहीं दे रहे हैं। वहाँ मेरिट के आधार पे लेते हैं, उच्च वर्ग के लोग आते हैं, वहाँ पे बच्चे सीट भर जाती है, और एससी एसटी ओबीसी महिलाएं बहुत कम पहुँच पा रही हैं। तो सरकार ने, खासकर महाराष्ट्र की सरकार ने क्या काम किया कि अपने यहाँ शिक्षण संस्थानों में कुछ प्राइवेट जगहों पे आरक्षण देने की व्यवस्था करने लगी। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों से ये कहने लगी कि आप भी हमारी तरह आरक्षण दीजिए। तो इसके विरोध में क्या होता है, इसके विरोध में एक और मामला आता है। ये मामला है पीएम इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 की बात है। 2005 में मामला आता है। पीए इनामदार एक व्यक्ति थे, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि हुजूर, हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(1) में तो लिखा है सरकार भेदभाव नहीं करेगी, 2 में लिखा है कि व्यक्ति भेदभाव नहीं करेंगे,
3 में लिखा है कि महिलाओं के लिए कुछ उपाय किया जा सकता है, और 4 में लिखा है कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है राज्य के। लेकिन सरकार तो जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं वहाँ भी आरक्षण की बात कर रही है, और अनुच्छेद 29 का 1 जो है वो कहता है कि जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग शिक्षण संस्थान अपना चला रहे हैं उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए, वो अपनी हिसाब से चलाएंगे। और सरकार तो ये कह रही है कि यहाँ भी आरक्षण दीजिए। तो आप बताइए क्या हो, गलत है कि सही है? सुप्रीम कोर्ट, देखिए जब मामला संविधान का होता है ना तो सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच बैठती है, कम से कम 5 जज होते हैं, 5 या उससे ज़्यादा जज होते हैं, संवैधानिक बेंच बोला जाता है। तो जितने भी निर्णय, जैसे चंबकम द्वैराजन का मामला था उसमें भी 5 जज या शायद उससे ज़्यादा थे, यहाँ भी 5 जज थे। तो इन लोगों ने देखा, पढ़ा और कहा कि हाँ ठीक है, सरकार यहाँ गलत कर रही है। भाई सरकार अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ी है तो अपने लिए जोड़ी है ना, कि जो सरकारी कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, वहाँ हम आरक्षण देंगे, प्राइवेट के लिए तो है नहीं। तो प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण नहीं होना चाहिए, प्राइवेट संस्थान अपने हिसाब से काम करेंगे। अर्थात पीए इनामदार विजयी हो गए, महाराष्ट्र सरकार हार गई। फिर वही मामला, सरकार चाह रही है कि भाई बड़े लेवल पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, वहाँ पे SC ST महिलाएं OBC पहुँचेगा नहीं तो देश का भला कैसे होगा? इनका भी तो होना चाहिए। तो फिर से 2005 में एक संविधान संशोधन होता है और 5वां उपखंड जोड़ा जाता है, यानी अनुच्छेद 15 का 4 तो था ही, 5 में 5वां जोड़ा जाता है, और इसके लिए संविधान में 93वां संविधान संशोधन किया गया। 93वां, यानी कि 92 संविधान संशोधन हो गए हैं अन्य अन्य कारणों से, जिसमें से एक ये भी था पहला वाला। 93 संविधान संशोधन 2005 में होता है, यूपीए की गवर्नमेंट थी 93। और इसमें क्या लिखा गया अब 5वां उपखंड कि पिछड़ा वर्ग, देखिए यहाँ पे आया पिछड़ा वर्ग OBC, क्योंकि अब मंडल आयोग आ चुका है, 27% आरक्षण लागू हो चुका है। इसकी चर्चा हम बहुत डिटेल में आपको अलग से वीडियो बनाकर करेंगे कि कैसे OBC को 27% आरक्षण दिया गया, वो इन्हीं सबको आधार बनाया गया था, सामाजिक और शैक्षणिक लोगों को परिभाषित किया गया था इसके आधार पे। तो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा 93 संविधान संशोधन 2005 में मूल अधिकार में ही लिख दिया गया, अनुच्छेद 15 के 5वें उपखंड में। यानी अब सरकारी शिक्षण संस्थानों में तो आरक्षण मिलेगा ही प्रवेश के लिए, एडमिशन में, और जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं वहाँ भी मिलेगा। लेकिन अपवाद के रूप में कहा गया कि जो अनुच्छेद 29(1) के तहत शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चल रहे हैं, भाई उनकी संस्कृति सभ्यता को बढ़ाना है तो वो चाहें तो मना कर सकते हैं, ठीक, चाहें तो दे सकते हैं, चाहें तो मना कर सकते हैं, जबरन ये व्यवस्था वहाँ लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो नॉन एडेड हैं, नॉन एडेड, अब यहाँ नॉन एडेड का मतलब ऐसे समझिए कि जहाँ सरकारी कोई भी लाभ नहीं दिया जाता, पूरी तरह से वो प्राइवेट हैं, वहाँ भी ये आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन बहुत फोर्स नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस पर आप देखेंगे कि ये व्यवस्था होते हुए भी आज भी बहुत सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थान अपने आरक्षण नहीं देते हैं। भले वो जो बनाया गया है, आप देखेंगे कि जब मान्यता दी जाती है तो उसमें लिखा जाता है वहाँ पे ना कि 25% आरक्षण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे सारी, तब उसके बाद उनको मान्यता मिलती है, लेकिन एक्चुअल में बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, संविधान में ये व्यवस्था तो है। तो मुख्य रूप से इसको ध्यान रखिएगा कि 29(1) के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इससे बरी हैं। बाकी प्राइवेट शिक्षण संस्थान जो सरकार से कुछ मदद ले रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी इसको मानेंगे, और सरकारी संस्थान तो मानेंगे ही। सरकारी संस्थान में बड़े बड़े जैसे एम्स है, IIT है, IIM है, यहाँ भी ये व्यवस्था है ना। तो 2005 में ये व्यवस्था की गई, फिर 2005 से चलता रहा और अब आ गया 2019। अब बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। अब लोगों की अपेक्षा है कि अभी तक जो दोनों जोड़े गए हैं कांग्रेस पार्टी ने किया है सामाजिक रूप से पिछड़े SC ST के लिए। अब आप उच्च वर्ग की पार्टियाँ हैं, जैसा कि कहा जाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी उच्च वर्ग लोगों की पार्टी है, मतलब एक सामान्य मान्यता बनी हुई है, तो ऐसा भी दबाव उस पर रहा कि आप भी कुछ करिए। तो इन्होंने संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया, 103वां संविधान संशोधन किया 2019 में,
और राज्य तथा निजी शिक्षण संस्थानों में EWS को 10% आरक्षण दिया जा सकता है। अभी तक जो आरक्षण शिक्षण संस्थानों में दिया गया वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े थे उनको दिया गया। 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या यूँ कहें कि जो यहाँ लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जो OBC नहीं हैं, जो SC ST नहीं हैं, जो उच्च वर्ग के लोगों में हैं और कमज़ोर हैं, गरीब हैं, पैसे से गरीब हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये 2019 में व्यवस्था की गई। ये क्यों व्यवस्था की गई, थोड़ा सा हम इसको अभी संक्षिप्त में बैकग्राउंड देख लें तो बात समझ में आ जाएगी। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला था। 2005 में जब ये व्यवस्था हो गई, 93 संविधान संशोधन के माध्यम से लागू हो गया कि प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा SC ST OBC के लिए, तो सरकार ने 2006 में एक एक्ट बनाया था केंद्रीय स्तर पर, शिक्षा एडमिशन एक्ट करके कोई एक्ट था। उसमें बहुत डिटेल में एम्स के लिए, NIT के लिए व्यवस्था की गई थी कि यहाँ भी 27% OBC को आरक्षण दिया जाएगा, 15% SC को, 7.5% ST को आरक्षण दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ अशोक ठाकुर सुप्रीम कोर्ट चले गए, बोले कि क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, आरक्षण दिया जा रहा है, एक बार फिर समीक्षा की जाए। तो संविधान सभा बैठती है, संविधान सभा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती है और वो कहती है नहीं, सरकार ठीक कह रही है, सरकार जो है शैक्षिक संस्थानों में दे सकती है आरक्षण, लेकिन बस 29(1) को ध्यान में रखें और एडेड कॉलेजों को ध्यान में रखें। जो नॉन एडेड हैं उनको भी ध्यान रखें कि वो किस तरह के हैं। बाकी राज्य पर निर्भर करता है, वो न देना चाहे तो न देना चाहे, अगर देना चाहती है तो दे सकती हैं, बस यहाँ पे इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब एकदम निश्चित हो गया कि सरकार अब शैक्षिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देगी ही। 2014 में सरकार बदल जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो 10% का आरक्षण दिया गया। अब PA इनामदार वाला हम देख ही लिए हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो EWS हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए मतलब क्या शर्त है, कैसे उनको आरक्षण दिया जा रहा है 10% का। तो उसमें शर्त ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए C नाम का एक व्यक्ति है, इसकी उम्र 18 साल है या 19 साल है या 16 साल है मान लीजिए। अब इसके ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, तो माता पिता और इनके बच्चे हैं, और मान लीजिए पूरी वार्षिक आय यानी पूरे परिवार की कमाई 6 लाख रुपए या इससे कम है, तो वो EWS का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके अलावा उनके पास ज़मीन 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, कृषि वाली ज़मीन 5 एकड़ से कम होनी चाहिए तो बनवा सकते हैं, या उनका घर 1000 वर्ग फीट में बना हो या उससे छोटा हो, मतलब जो उनका आवास हो वो 1000 वर्ग फीट से छोटा हो। अगर वो नगर निगम में रहते हैं तो 100 गज से छोटा फ्लैट में वो रहते हों, ये है। तो अगर ऐसा है, किसके लिए, OBC के लिए नहीं, उनको तो आरक्षण मिल रहा है, SC ST के लिए नहीं, उनको तो आरक्षण मिल रहा है। ये ब्राह्मण वर्ग के, यानी जो सामान्य वर्ग में आते हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, जो ऐसे वर्ग में आते हैं जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिल रहा था, वो अगर गरीब हैं, इस कैटेगरी को में आते हैं, तो उनका EWS सर्टिफिकेट बनेगा और उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। और ये 10% उनके अलावा होगा। कैसे होगा, तो वर्तमान में कुल आरक्षण की व्यवस्था क्या है, OBC को आरक्षण दिया जा रहा है 27%, SC को आरक्षण दिया जा रहा है 15%, SC को आरक्षण दिया जा रहा है 7.5%। तो जोड़ देते हैं, कितना हो गया पहले, 7 5 12, 7 19, हाँ से लगा 1 2 1 3 1 4.5, 49% आरक्षण दिया जा रहा था। ध्यान रखिएगा, ये जो आरक्षण है ये नौकरियों के लिए नहीं बता रहे हैं, ये केवल शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए बता रहे हैं। नौकरियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो अगले पार्ट में हम बताएंगे, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। जब नौकरी की बात आएगी तो अनुच्छेद 16 हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, केवल शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए। तो 2019 तक 49.5% का आरक्षण दिया जा रहा था। जब EWS को भी आरक्षण दिया गया 10% का, तो अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, 5
59, यानी वर्तमान में 59.5% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि संविधान ने कहा है, संविधान ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गाइडलाइन जारी किया है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार आधी सीट आरक्षित कर सकती है, लेकिन आधी सीट उसे खुली प्रतियोगिता के लिए रखना होगा सबके लिए। तो इसीलिए 49.5% बहुत लंबे समय तक चला। अब ये 10% अलग से दे दिया गया तो 59.5 हो गया है। तो बस उसी के आसपास है, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो वर्तमान में कुल आरक्षण की व्यवस्था ये है। बस इतना ही। तो आज हमने अनुच्छेद 15 के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक बीच में शायद छूट गया था घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में महिलाओं के लिए, तो वो अनुच्छेद 15(3) के सहारे से बना है। क्योंकि अनुच्छेद 15(3) में लिखा है ना कि सरकार या राज्य चाहे तो अपने यहाँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष उपाय कर सकती है। वो पहले ही लिखा था। तो उसी के आधार पर 2005 में महिला घरेलू संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। महिला आयोग बनाया गया है, बाल विकास आयोग बनाया गया है, प्रसूति अवकाश के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये सब अनुच्छेद 15(3) के आधार पे। और 15(4) के आधार पे क्या है, सरकारी संस्थानों में ओबीसी SC ST को आरक्षण दिया जाता है प्रवेश के लिए। और 15(5) में क्या है, प्राइवेट संस्थानों में ओबीसी SC ST को आरक्षण दिया जाता है प्रवेश के लिए। और 15(6) में क्या है, EWS को आरक्षण दिया जाता है सभी में, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी प्रवेश के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ आप कमेंट किया करिए। जब आप कुछ कमेंट करेंगे ना तभी हमें जोश आएगा, हम और मन लगा के पढ़ाएंगे। नहीं तो लगेगा कि मेरे दर्शक बिल्कुल निष्क्रिय हैं, फिर मेरा पढ़ाने मन नहीं लगेगा। यकीन मानिए हम आपको ऐसे पढ़ा देंगे, आप बस खुश करिए। हमको खुश करने का एक ही तरीका है कि आप कुछ कमेंट करिए, ताकि मुझे लगे कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल मिल रहा है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए अभी तो बहुत लंबी सीरीज है। जब आप इतिहास संविधान पढ़ के आप निकलेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका सोच विचार हाव एकदम बदल गया। आप दुनिया को दूसरी तरह से देखने लगेंगे और बहुत सफल होंगे। क्योंकि जागरूक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, कानून को, संविधान को जानने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।